नमस्कार। एनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। तो लोकसभा चुनाव के 6 दौर का मतदान आज पूरा हो गया और 8 राज्यों की 58 सीटों पर शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार 58.23% वोट पड़े हैं। इससे पहले 5 बजे तक का जो आंकड़ा आया था उसमें 57.7% का वोटिंग बताया गया था। हालांकि 2019 के मुकाबले वोटिंग टर्नआउट इस बार भी कुछ कम है, लेकिन जिस तरह से राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी गर्मी पड़ रही है, उसका असर मतदान पर लगातार देखने को मिल रहा है। दिल्ली में आज वोटिंग के दौरान दिलचस्प नजारे देखने को मिले। गांधी परिवार ने इस बार अपनी ही पार्टी को वोट नहीं दिया, तो सीएम अरविंद केजरीवाल भी शायद कांग्रेस को वोट देने के लिए मजबूर हुए। यह गठबंधन का बेहद दिलचस्प नजारा था। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने वोट डालने के बाद दावा किया कि पूरे देश में शानदार चुनाव चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कई जगह पीने के पानी की व्यवस्था न होने की वजह से वोटर नाराज दिखाई दिए। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो आमतौर पर मतदान शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी नेता के काफिले पर हमला हुआ है। इसने भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। अति पिछड़े उनका सबका आरक्षण छीन किए कि एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। मैं देश को अवगत कराना चाहता हूं, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि देश को मैं जानकारी दूं। इंडी गठबंधन में हजारों शैक्षणिक संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़ा को मिलने वाला आरक्षण बंद कर दिया और वो सारा का सारा अब मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दिया है। ये जो किया है वो मैं बताता हूं। एक ही झटके में दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों उनका आरक्षण खत्म कर दिया। इन्होंने संविधान को ताक पर रखकर मुस्लिम जातियों को रातों रात ओबीसी बना दिया, ओबीसी के हक का आरक्षण दे दिया। अभी आपने 2 दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट देखा होगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऐसी डांट लगाई है क्योंकि वहां 77 मुस्लिम जातियों को रातों रात ओबीसी बनाकर ओबीसी का हक उनको दे दिया था। भाइयों बहनों, हाईकोर्ट ने ऐसी थप्पड़ मारी है उनको ठिकाने लगा दिया है। ये ऐसे आपके साथ धोखाबाजी करने वाले लोग हैं। ये संविधान की पीठ पे छुरा भोंकने वाले लोग हैं। लेकिन इनसे भी इनकी साजिशें कम नहीं हो रही है। साथियों, इंडी वाले चाहते हैं कि बार बार मुस्लिम आरक्षण का यह मामला कोर्ट में न फंसे। आज प्रधानमंत्री ने फिर से उनकी जुबान फिसली या क्या कहें, अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी शायद आदत नहीं है धूप में जाकर प्रचार करने की। राहुल गांधी की तो आदत है 4000 किलोमीटर वो पैदल चले। प्रधानमंत्री को शायद अब प्रचार से थकान बढ़ गई है। जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, मुजरा करेगी कांग्रेस पार्टी, इस तरह के शब्द प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बिल्कुल शोभा नहीं देते। प्रधानमंत्री को मुझे लगता है अब आराम की ज़रूरत है और मैं अमित शाह जी और नड्डा जी दोनों से आग्रह करूँगा, अगर आपकी थोड़ी सी भी वो सुनते हों तो उनका तुरंत इलाज कराएं। उनको इलाज की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जी थक चुके हैं, बीमार हैं। धन्यवाद। विधानसभा के प्रत्याशियों को जिता दो, यहां पर भी कमल फूल की सरकार बनेगी। बनानी है या नहीं बनानी है? जोर से बोलो, बनानी है या नहीं बनानी है? अगर कमल फूल की सरकार बनानी है, ऊपर और नीचे दोनों जगह हमारे चारों प्रत्याशियों को जिताना है। ये याद रखना भाइयों बहनों। आज जब मैं यहां आया हूं तब हमीरपुर वालों को एक बात कहना चाहता हूं। मैं देश भर में अनेक जगह पे
सभा करने जाता हूं तब कहते हैं कि अमित भाई हमारे सांसद को मंत्री बना देना। सारे देश भर में कहते हैं, मगर हमीरपुर वालों, मोदी जी ने आपको बना बनाया मंत्री देने का काम किया है। अनुराग भाई को मैं सालों से जानता हूं। युवा मोर्चे में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, मेरे साथ काम किया, क्रिकेट एसोसिएशन में काम किया और अब मोदी जी के मंत्रिमंडल में मोदी जी के साथी के रूप में काम कर। 55 साल हम हुकूमत किए, किसी की मंगलसूत्र हमने छीने? तुम छीन रहे हो, गरीब को नौकरी नहीं दे रहे, मर रहे हो, किसान मर रहा है। 750 लोग किसान दिल्ली बॉर्डर पे मरे, उनके ख्याल, उनके सब मंगलसूत्र चले, विधवा बनाए। तुम क्या बात करते हैं और बोलते हैं कि मैं वो करूंगा, ये करूंगा। क्या करेंगे? तुम तो सबको कुचल रहे, आदिवासियों को कुचल रहे, उनकी जमीन, जंगल और जल तीनों अमीरों को दे रहे, झाड़ काट रहे। ये सब काम करने वाले हमको बोल रहे हैं, कांग्रेस को। कांग्रेस ने तो देश के लिए जान दी है। इंदिरा गांधी जैसी नेता इस देश के लिए अपना कुर्बानी दी, राजीव गांधी दी, और ऐसे लोग जिनके पास कभी देश के लिए लड़े नहीं। है अब केवल 56 सीटों पर वोटिंग बची है। 429 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। लगभग देश का चुनाव अपने अंतिम दौर में है और आज छठे दौर में जिस तरह से राजधानी दिल्ली में वोट पड़े, उत्तर प्रदेश की सीटों पर वोट पड़े, क्या कुछ कहता है समीकरण। पश्चिम बंगाल में हिंसा हो गई, क्या है इन सब मुद्दों का सबब, जानेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। प्रशांत राठौड़ जी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत जी। अरशद रजा, प्रवक्ता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र वर्मा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मत्स्येंद्र प्रभाकर जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों से कहना चाहूंगा कि अपनी अपनी बारी में ही बोलें, बीच में अगर बोलेंगे तो उससे क्या होगा, बहस जो है अच्छे तरीके से हो नहीं पाएगी, एक दूसरे की बातें सुन नहीं पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज आपने देखा होगा छठे दौर का मतदान पूरा हो चुका है और बहुत भारी गर्मी थी, इसका बहुत असर पड़ा है। वोटिंग परसेंटेज गिरा है, पिछली बार की तुलना में इस बार भी वोट गिरे हैं। हालांकि फिर भी पिछले दौरों की तुलना में इस बार वोट अच्छा हुआ। सबसे अच्छा वोट पड़ा कहें जम्मू कश्मीर में, जहां 51.41% वोट पड़ा, जिसने बता दिया है कि वहां कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी सुधरी है। पिछली बार केवल 9% वोट पड़े थे 2019 में, इस दौर में। तो शुरुआत करते हैं। जो मतदान प्रतिशत प्रशांत राठौड़ जी दिल्ली में गिरा, उत्तर प्रदेश में भी घटा, इसका क्या कितना असर देखते हैं, क्योंकि अधिकांश सीटें बीजेपी के पास हैं दोनों राज्यों में। देखिए, उत्तर प्रदेश में मुझे जहां तक जानकारी है, शाम 5 बजे तक लगभग 52% वोट पड़ा है और ये लास्ट रिपोर्ट दर्ज होने तक मुझे लगता है 5-6% और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग दिल्ली में प्रशांत जी, दिल्ली में करीब 53.73% आया 7 बजे तक। पिछली बार 60% था, 60.6। इसी तरह अगर यूपी की बात करें तो 52.02% वोटिंग दर्ज हुई, जो पिछली बार 54.58 थी, यानी करीब 2% गिरा। नहीं, ये अभी बढ़ेगा, क्योंकि अभी फाइनल जो आंकड़े हैं वो मुझे लगता है कि वो 9 बजे के बाद ही आ पाएंगे। चुनाव आयोग जारी करता है। जैसे कि हर चरण में जो लोग लाइन में लगे रहते हैं उसके बाद ही वो फाइनल आता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, कहीं गर्मी की वजह से और भीषण लू की वजह से जी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही, बोलिए। जी, मैं कह रहा हूँ कहीं गर्मी और भीषण लू की वजह से वोटिंग परसेंटेज डाउन भी हुआ है। लेकिन आप अगर देखिए जो पश्चिम बंगाल को देख लें तो वहाँ इस मुझे लगता है 78% लगभग मतदान हुआ और फाइनल आते थे वो 80% से ऊपर निकल जाएगा। इसी प्रकार से अन्य जगहों पर भी भारी संख्या में मतदान लोग कर रहे हैं। तो अभी ये फाइनल आने दीजिए, और ये अलग अलग चरणों में कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है।
हाँ, गर्मी इसका का भी क्या गर्मी का भी बड़ा असर पड़ा मुख्य है। जी तो इसका मुख्य क्या है और किस तरह से ये घटने और बढ़ने का प्रभाव पड़ेगा, ये तो 4 तारीख के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन हमारी जो आंतरिक जानकारी है, हमारे संगठन की जानकारी है, उस हिसाब से हम हर चरण में गेम कर रहे हैं, हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और हेलो जी बोलिए बोलिए, मेरी आवाज आवाज मुझे आ रही है। आपका माइक इको कर रहा है, माइक को कान पे ले लीजिए, स्पीकर जो है इको करता है। मैंने कान पे ही लगाया है। और ये 5वें चरण तक की, जैसा कि हमारे गृह मंत्री जी ने आकलन लगाया है कि हम 5वें चरण तक की लगभग 310 सीटें तक पहुंच गए हैं। और 6ठे चरण में हम जो एनडीए का हमारा लक्ष्य है 400 सीटें पार करने का, हम उसको पार करेंगे। ठीक है प्रशांत जी, दिल्ली में आज देखा गया जिस तरह की वोटिंग हुई, महाबल मिश्रा बहुत मजबूत चुनाव लड़े, कुछ एक सीटों पर भी जो है गठबंधन के प्रत्याशी बहुत मजबूत स्थिति दर्ज कराते दिखे। लग रहा है पिछले वाला मिजाज नहीं है, बड़ी टक्कर मिली इस बार। दिल्ली की जनता का बहुत स्पष्ट मानना है कि केंद्र के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। हाँ, विधानसभा के चुनाव में वो पिछला जो रिकॉर्ड है उस हिसाब से वो क्षेत्रीय पार्टी जो वहाँ की आम आदमी पार्टी उसको समर्थन दे रही है। तो इसलिए जनता का मूड पूरी तरीके से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है, क्योंकि वो जानते हैं कि न तो केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और ना ही कोई और उनके यहाँ प्रधानमंत्री का चेहरा है। ठीक है जितेंद्र वर्मा जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कई सीटों पर अच्छा लड़ती दिखाई दी, क्या लग रहा है आपको, कड़ी धूप के बावजूद भी वोट जो है वो कम तो हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी के खेमे में जो है काफी उत्साह दिखाई दिया? देखिए हमारे प्रशांत भाई तो कह ही रहे हैं कि कोई टक्कर में नहीं है, तो वो टक्कर में नहीं है तो फिर अब क्या बताया जाए। इंडिया गठबंधन आगे है, वो टक्कर में खुद ही को नहीं मार रहे तो उसका क्या किया जाए। दूसरी बात, अभी प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, पिछड़े दलितों और का आरक्षण और मुस्लिम और हिंदू तमाम बातें वो कर रहे थे। दरअसल प्रधानमंत्री जी की हार की हताशा है, उनका ये विदाई चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 69,000 भर्ती में, अभी अध्यापक भर्ती में 6900 पिछड़े वर्ग को बच्चों का आरक्षण खा के दूसरों को दे दिया। वो कई महीनों से क्रमवार भूख हड़ताल पर लखनऊ में बैठे प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं इंडिया गठबंधन आरक्षण खा जाएगा। उत्तर प्रदेश में जितनी नौकरी आई 100, 200, 500, 1000 से ज्यादा तो आई नहीं, क्योंकि बाकी जो बैकडोर से इन्हें भर्ती कर लिया उसमें इन्होंने जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण है 5% दिया, कहीं 6% दिया, कहीं कतई शून्य कर दिया। दलित का 15 के बजाय कहीं 4% कर दिया, कहीं 6% कर दिया। तो आरक्षण दलित और पिछड़ों का किसने खाया है? ये देश का, उत्तर प्रदेश का दलित और पिछड़ा समझ गया। ठीक है, इस पे आएंगे जितेंद्र जी, अभी आएंगे चुनाव में बात कर, लेकिन आज जो चुनाव हुआ है उस पर बात कर रहे हैं, इस पर आएंगे अभी आगे चल के। चुनाव पे ही बात कर रहे हैं। एक टिप्पणी में सबसे ले लूं आज की वोटिंग पर, फिर उस पर आते हैं मुद्दों पर। अरशद रजा जी, जिस तरह से दिल्ली में चुनाव हुआ, राहुल गांधी जी गए थे वोट डालने, केजरीवाल की पार्टी को डाला को जाहिर तौर पर बताया इन्होंने, लेकिन ये बड़ा जो है अजीब सा रिश्ता हो गया है। सबसे पहले आपको और आपके पूरे पैनलिस्ट को मेरा सादर नमस्कार। इसमें अजीब से होने की कोई बात ही नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हैं कि बड़ा है। ये गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, और इंडिया गठबंधन जब से बना है मोदी जी की हताशा निराशा देखने को मिली है। पूरी भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से बौखलाई है। मोदी जी कह रहे हैं कि 2 तारीख तक है, बस 2 के बाद खत्म हो जाएगा। ये पूरा देश देख रहा है। और हमने इंडिया गठबंधन किस लिए बनाया है, ये जरूरत क्यों पड़ी, मैं आपके इस चैनल पर बताना चाहता हूं। जो वोटिंग परसेंटेज है, वोटिंग परसेंटेज आपको ये बताता है कि इस बार 2004 वाली स्थिति बनने वाली है और इस बार सरकार बदलने वाली है और सत्ता से मोदी जी जाने वाले हैं, क्योंकि खुशियों के दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन तो आए नहीं, 2 करोड़ रोजगार तो नौजवानों को मिला नहीं, महिलाओं की सुरक्षा के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया गया ये पूरा देश देख रहा है। देश की सुरक्षा का मसला इन्होंने कहा था कि चीन को लाल आंखें दिखाएंगे। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश पर, मणिपुर पर किस प्रकार से विफल रही है सरकार, ये पूरा देश देख रहा है। ठीक है, किस प्रकार से, मेरी बात सुन लीजिए, इस मुद्दों पे आएंगे, पहले मैं जरा वोटिंग पर चर्चा कर लूं। जो मोदी जी का भाषण आप सुना रहे थे, मोदी जी उस भाषण में इस प्रकार पहली बार उस संवैधानिक पद की गरिमा को इतना तार तार किया है नरेंद्र मोदी जी ने कि पहली बार
खुलेआम मंच से हिंदू मुसलमान का नाटक करना शुरू कर दिए हैं। आप सुन रहे हैं कि जैसे जैसे चरणबद्ध क्रमबद्ध तरीके से प्रत्येक चरण का चुनाव बीत रहा है, मोदी जी के भाषा और नीचता की स्थिति गिरती जा रही है। ठीक है। आज बिहार में उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन वाले मुजरा कर रहे हैं। हाँ, मैं बताऊंगा, बहुत कुछ कहा है उन्होंने, बहुत कुछ कहा है, बात करेंगे। डॉक्टर मत्स्येंद्र प्रभाकर जी, ठीक है अरशद जी, ठीक है, ठीक है, भाषा के स्तर को इस प्रकार से गिरते हुए किसने देखा है? डॉक्टर मत्स्येंद्र प्रभाकर जी, आपने देखा होगा आज का जो वोटिंग है उसके बारे में क्या कहिएगा? जबकि वोटिंग गिरी है, गर्मी बहुत ज्यादा है और मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत ठीक ठाक है। बिल्कुल सही बात है। राजेश कुमार जी ने जो बात भी कही उससे मैं कतई सहमत नहीं हूँ। मैं एक चीज कहता हूँ, नारों दावों या आरोपों प्रत्यारोपों की बात बिल्कुल अलग है। जो कुछ भी हुआ है, मतदान आज वो साफ तौर पर 4-5 तारीख को कह जाएगा। मुझे अब इस अंतिम क्षण कोई भविष्यवाणी नहीं करनी है और न ही मैं करने की स्थिति में पाता हूँ। लेकिन देश के हिस्सों से अब तक मुझे जो सूचनाएं मिली हैं, उन सूचनाओं के हिसाब से मैंने ये पाया है कि वास्तव में जो सरकार है इस सत्ता में कंफर्टेबल पोजीशन में है और कहीं से कोई खतरा नहीं है। और खतरा कोई उत्पन्न न कर पाने के पीछे केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जिम्मेदार है। आप देखिए, तो मैं सहमत मात्र बिंदु को लेकर के कि वर्तमान में जो केंद्रीय सत्ता का नेतृत्व है उसे बदला जाए, इसको छोड़कर विपक्ष और किसी प्रकार की कोई छाप नहीं पाया। आप जितने भी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में उनकी गणना की जाती है, उन लोगों की जो अभी तक आई है, वो चाहे किसी भी रूप में आई हो, की बात आई हो, जो केंद्र यादव की बात आई हो, इन सब का निष्कर्ष यही है कि सरकार जो है उसको कोई खतरा नहीं है। सरकार बनेगी, वर्तमान सरकार जो है यही सरकार चलेगी। इसलिए मैं आंकड़ों की, नारों की और दावों की बात कभी नहीं करता हूं। मैं वास्तविक स्थिति को देखता हूं और विपक्ष के लोगों से भी यह उम्मीद करता हूं। विपक्ष के लोगों से उम्मीद की बात इसलिए मैं करता हूं कि वास्तव में मजबूत विपक्ष ही लोकतंत्र की वास्तविक रूप से जो बुनियाद है, कहें आधार है, कहें कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है और मजबूत विपक्ष की स्थिति बने ऐसी मेरी कामना भी है। बावजूद इसके मैं ये पाता हूं कि वर्तमान सरकार को कोई कड़ी चुनौती की स्थिति में कुछ एक क्षेत्रों ठीक है, कड़ी चुनौती नहीं है। ठीक है मत्स्येंद्र प्रभाकर जी, अरशद रजा खान बोलिए, कोई कड़ी चुनौती नहीं है, बहुत शानदार चुनाव हुआ है। डॉक्टर मत्स्येंद्र बोल रहे हैं और प्रशांत जी तो बोलेंगे ही। खैर, आप हमें ये बताइए कि अगर कड़ी चुनौती नहीं है तो मोदी जी जो 2014 में भाषण दिया करते थे, जिन मुद्दों को लेकर के बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारे आज क्यों टीवी से और न्यूज़पेपरों से गायब हो चले हैं? आज वो नारे क्यों गायब हो चले हैं कि नरेंद्र मोदी जी 2014 में आकर के और मंचों से ये कहा करते थे कि अच्छे दिन आएंगे। वो अच्छे दिन आखिर गरीब की थाली से भोजन को आधा कैसे हो गए इस अच्छे दिनों में? वो तो कह रहे हैं आगे अच्छे दिन होंगे तो बहुत विकास कर देते इसका। मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये देश तक बातें जाएं कि आज कोई ऐसा गांव इस देश का बचा नहीं है जिस गांव में समूह वाले जो समूह चला रहे हैं, छोटे छोटे कंपनी खोल करके, कोई ऐसा परिवार नहीं है जो उससे प्रताड़ित न होता हो और पर कैपिटा इनकम इस प्रकार अभी आऊंगा, एक एक करके सबके पास आऊंगा, सबके पास आऊंगा। लोगों के घरों से पैसे इस प्रकार से गायब हुए हैं, लोगों के पास बेरोजगारी का तमगा ऐसे झेला है कि हर घर में समूह के नीचे, कर्ज के बोझ के नीचे लोग दबे पड़े हैं। आप बताइए कि नरेंद्र मोदी जी 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वायदा किए थे, अरशद जी को क्योटो बनाने का वायदा किए थे। अरशद जी, आपकी बात सही है, लेकिन दरअसल जो वोटिंग परसेंटेज है ना, वो बीजेपी को इतना ज्यादा है कि वो जो आपको वोट मिल रहा है उसको कवर नहीं कर पा रहा। इस सरकार के खिलाफ युवाओं में, महिलाओं में, किसानों में, दलितों में, पिछड़ों में, अति पिछड़ों में, शोषितों में, वंचितों में, महिलाओं में इस प्रकार का रोष है कि जनता, या तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद, मध्य प्रदेश में क्या हुआ आप नहीं जानते हैं कि चुनाव के बाद कितने मंत्री लोग बदलने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री तो खुद रोक रहे हैं चुनाव में अपने लोगों को वोट डालने से, क्योंकि डबल इंजन में दोनों ही इंजन आपस में इतना टकरा रहा है। शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने
शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से साइडलाइन किया, राजस्थान में वसुंधरा राजे को किस प्रकार से साइडलाइन किया, आपके और हमारे नजरों से ये तो ओझल है नहीं। और इसका खामियाजा किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को झेलना पड़ेगा। नितिन गडकरी से जो कंट्रोवर्सी चल रही है नरेंद्र मोदी जी की, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से अमित शाह जी ये चाहते हैं कि योगी जी को चुनाव के बाद किस प्रकार से इनको 2 महीने के बाद हटा दिया जाए। ये सब तो किसी से आप छुपा हुआ लोगों नहीं के है। आरोप हैं ये बस। डबल आरोप नहीं है, ये सही साबित होंगे। क्या कोई जानता था कि शिवराज सिंह के चेहरे पर लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन कर देगी? क्या कोई जानता था कि वसुंधरा राजे जी की जगह पर भजन लाल शर्मा जी आ जाएंगे? क्या कोई जानता था कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी की जगह पर कोई और आ जाएगा? ये फायदा ही हो पता रहा था? ना उनको चुनाव ये में, किसी को फायदा ही तो पता हो रहा नहीं है, था। बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, मैं मोदी जी के भाषण, मैं मोदी जी के, 1 मिनट रुक जाइएगा वरिष्ठ पत्रकार जी, आपकी पूरी कदर करता हूं, थोड़ा सा 1 मिनट केवल सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि जिस आरक्षण पर नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण दे दी गई है, तो बिहार में उनकी लगभग 17 सालों से कोलिशन की सरकार चल रही है, गठबंधन की सरकार चल रही है। आप बताइए कि बिहार में उन्होंने मुसलमानों के जातियों को, जैसे चाहे वो कुजड़ा हो या धोबी हो या नाई हो या कोई भी अन्य जाति के हो, जिनको शामिल किया है 17 जातियों को, क्यों उनको आरक्षण आप दे रहे हैं? ठीक है, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए अर्षद, जवाब ले लीजिए। प्रशांत राठौड़ जी, नरेंद्र मोदी वाकई आज बहुत जातियों का नाम लेके बोले हैं। सुन लीजिए, जातियों का नाम लेके बोले हैं, यादव जाति, कुर्मी जाति और निषाद जाति, सब जाति जो है इनका आरक्षण जो है कांग्रेस और बाकी पार्टियां जो है वो छीन के मुस्लिमों को दे देंगी। ये किस तरह का आरोप है? क्यों दे देंगी भाई? वो भी तो पिछड़े हैं, उनको भी तो हक मिलना चाहिए। प्रशांत राठौड़ जी, देखिए, इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उसमें कहीं पर भी धार्मिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। और अभी जो समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने यहाँ दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण काट लिया है, इनको अभी जानकारी नहीं है कि कोई भी आरक्षण कहीं कम नहीं किया जा सकता बिना संविधान संशोधन के, न उसमें कोई छेड़छाड़ की जा सकती है। छेड़छाड़ किया है कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, जहां जो ओबीसी का 27% का आरक्षण था, वहां पर मुस्लिमों को ओबीसी में कैटेगरी में डाल के उनका आरक्षण छीनने का काम किया है। यही काम उन्होंने आंध्र प्रदेश में किया, कर्नाटक में किया। यही काम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में किया। 2010 में जो उन्होंने मुस्लिमों को ओबीसी बनाया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसको रद्द कर दिया, पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट ने। हाँ, वो तो किया है, वो किस आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण दिया आंध्रा में और कर्नाटका में? ये काम करने का जो आरक्षण छीनने का मंशा है, उद्देश्य है, ये कांग्रेस पार्टी का है। और आप इनका देख लीजिए मैनिफेस्टो, इन्होंने क्या किया है कि वी विल इनकरेज शरिया, वी विल इनकरेज पर्सनल लॉ से देश चलाएंगे ये। ठीक है, पूछ लेते हैं जितेंद्र वर्मा जी, आप लोग जो है जिस तरह से लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा तबका जो है वो वोट देने के चाहने के बावजूद भी आपके करीब नहीं आ पा रहा है। इसका असर दिख रहा है वोटिंग में। हालांकि भीड़ दिखती है आपकी रैलियों में, लेकिन फिर भी जो जिस तरह से आकलन आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उतना फायदा नहीं हो रहा आपको। देखिए, प्रधानमंत्री जी मुसलमान चिल्ला रहे हैं हर मंच पे। बहुत बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन चुनाव में धूल चाटने जा रहा है, सत्ता से बाहर होने जा रहा है। ये भारत के हमारे मिश्रा जी पहले और प्रदीप सिंह दूसरे, ये 2 ही पत्रकार हैं जो सरकार बनते दिख रहे हैं। वरना गोदी चैनल भी कहना शुरू कर दिए हैं कि हवा बदल गई है और हवा टाइट है, सत्ता से बाहर जाएगी बीजेपी। तमाम न्यूज चैनलों, तमाम यूट्यूबर और भारत के तमाम विचारक हमारे मिश्रा जी और सिंह साहब को छोड़ के 2 लोग हैं अभी 6, 7वें चरण के बाद धीरे से हो सकता है कुछ इनको अंदरूनी खबर लग जाए, वरना किसकी बात कर रहे हैं हम? यहाँ तो कोई मिश्रा और सिंह साहब नहीं है। रोजगार की बात करनी चाहिए। राठौड़ जी बैठे हैं, प्रभाकर जी बैठे हैं। भाई, या तो आप बोल रहे हैं, हम विवेक छोड़ देंगे आपके अगर बीच में आप बोलोगे। अरे भाई, तो गलत बोल रहे हो ना। कौन मिश्रा है नहीं इसमें कोई? नहीं, क्या गलत बोले? मिश्रा कौन है इसमें कोई? अच्छा, ये
मिश्रा जी बैठे तो हैं, प्रशांत राठौर जी बैठे हैं, डॉक्टर मत्स्य प्रभाकर जी बैठे हैं, अरशद रजा खान बैठे हैं, आपके कांग्रेस के प्रवक्ता। भैया ऐसा है ना, आप हमें बोलने न दो तो हम छोड़ दे डिबेट अपना अरे बोलते छोड़ दो, गलत थोड़ी बोलोगे भाई। जो पत्रकार विश्लेषक बता रहे हैं वो जो भी जितेंद्र वर्मा जी। ठीक है, तो सही नाम लीजिए ना, सही नाम लीजिए, बोलिए। अब बात करनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को बेरोजगारी पर कि भारत 50 साल में सबसे बड़ा बेरोजगार देश कैसे बन गया। 10 साल में 50 साल का सबसे बड़ा बेरोजगार देश। जिस बच्चे की उम्र लड़के लड़कियों की 2014 में 20 साल थी, उनकी उम्र 30 साल हो गई 2014 में। मोदी जी ने उनको बेरोजगार कर दिया, नौकरी के ओवरेज हो गए। अब वो सब संकल्प लिए हैं, वो किसी जात धर्म के हों, युवाओं की कोई जाति नहीं। जो बेरोजगार है, जिसकी नौकरी मोदी जी ने छीना है, वो मोदी जी के खिलाफ वोट कर रहा है। शमशान कब्रिस्तान की बात कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। मुसलमान कौन चिल्ला रहा? मोदी जी चिल्ला रहे हैं। मंगलसूत्र बताओ कर रहे हैं, ठीक है। कहीं मुजरा बता रहे हैं। अरे शब्द देखिए, गली में जो लड़के घूमते हैं, थोड़ा जो अशिक्षित होते हैं और साथ में थोड़ा उनकी भाषा कैसी होती है, वैसी पीएम की भाषा हो गई है। ये हार की हताशा है। 10 साल में 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या किया, तो किसान इनके खिलाफ। बेरोजगारी में भारत सबसे बड़ा देश बन गया, बेरोजगारों का हब बन गया, तो बेरोजगार इनके खिलाफ। महिलाओं के साथ बलात्कार इनके सांसदों ने किया। मणिपुर में किस तरीके से महिलाओं की इज्जतें लूटी गई, उनकी हत्या हुई, तो महिलाएं भी उनके खिलाफ। इनके साथ कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ मोदी जी चुनाव लड़ेंगे एक सीट पे। अयोध्या सीट ये हार रहे हैं, और मेरठ में नकली राम भी चुनाव हार रहा है। मेरठ में जो नकली राम लड़ा है चुनाव, वो चुनाव हार रहा है। आप पता कर लीजिएगा। ठीक है, वह छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। जो सिखाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। और राजधर्म का फिर आपका स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं दिन भर छठे दौर का जो मतदान हुआ, किस तरह से पूरे देश की सियासी फिजा बनी हुई है। 56 सीटों पर वोटिंग बची है, 429 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। देश में चुनाव अपने अंतिम दौर में है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे लगातार चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रशांत राठौर जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। हमारे साथ जुड़े हुए अरशद रजा, प्रवक्ता कांग्रेस के। जितेंद्र वर्मा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर मत्स्य प्रभाकर, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सभी मेहमानों का स्वागत है, लेकिन इस गुजारिश के साथ गलत तथ्य रखेंगे तो टोका जाएगा। बहस में बैठना है बैठिए, नहीं बैठना मत बैठिए। गलत तथ्य मेरे शो में कोई पेश करेगा, मैं टोकता हूं, हमेशा याद रखिए। आगे आने से बाद भी याद रखिएगा। अरशद रजा खान, जिस तरह से आपने सुना, लगातार बीजेपी के प्रवक्ता प्रशांत राठौर जी ने आपकी बात काटी। अब केवल बहुत कम सीटें बची हैं। आज प्रियंका गांधी और डिंपल जी वाराणसी में थी और वहां रोड शो कर रही थी। वहां पर आप लोग खुद कहते हैं कि हम नहीं जीत रहे हैं, प्रधानमंत्री जीत रहे हैं, उसके बावजूद भी रोड शो करने की जरूरत क्यों पड़ गई वहां पर? नवीन भाई, मोदी जी के सफर की शुरुआत 2014 में महंगाई, बेरोजगारी, अच्छे दिन डॉलर को रुपया के मुकाबले खड़ा करना, चीन को लाल आंखें दिखाना, काशी को क्योटो बनाना से शुरू हुई थी। सड़कों को गड्ढा मुक्त करना, इन सभी चीजों से शुरू हुई थी। बेहतर स्वास्थ्य देने का, शिक्षा देने का, न जाने कौन कौन से वायदे किए थे।
हम अब उसको बताने लगे तो कई डिबेट लग जाएंगे उसमें। लेकिन वो सफर आज आकर के कहाँ खड़ी है 10 साल बाद? 10 साल बाद मोदी जी की सफर आकर के वहां खड़ी है कि मौत से मोदी जी मौत से मटन पर तो बात करेंगे, मौत से मछली पर बात तो करेंगे, मौत से महंगाई पर बोल नहीं पाएंगे, मौत से मंगलसूत्र पर तो बात करेंगे, मौत से मुसलमान, मौत से मस्जिद पर तो बोलेंगे, लेकिन मौत से न तो महंगाई पर बोलेंगे, मौत से न तो मणिपुर पर बोलेंगे, और न मौत से महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर बोलेंगे। क्योंकि इनकी 10 साल में इनकी विफलता इतनी विफलता है कि उनके पास एक काम गिराने को आज बाकी नहीं है। 10 साल में मोदी जी ने अगर कोई काम किया होता तो मंच के चुनावी रैलियों में खड़े होकर वो कह पाते कि 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने ये काम किया है और मैं जो ये काम किया हूं इस नाम पर वोट दे दो। लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो न तो चीनी मिल चालू करा पाए, न किसानों की आय दोगुनी कर पाए, न हर साल 2 करोड़ रोजगार दे पाए, और न ही भ्रष्टाचार खत्म कर पाए। इस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ, पीएम केयर फंड के पैसा हिसाब नहीं दे पाए, इस प्रकार से प्रज्वल रेवन्ना 2500 से अधिक महिलाओं के साथ विभत्स घटनाएं करके और उसका वीडियो बना करके अपने उस पेन ड्राइव में रखता है, और मोदी जी जाकर के उसके मंच से उसका नाम लेकर के चुनाव प्रचार करते हैं। उसके बाद उसको धीरे से एयरपोर्ट से रफू चक्कर करा दिया जाता है। जिस प्रकार से बीएचयू में भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के पदाधिकारियों ने एक बहन के साथ रात के 12 बजे किस प्रकार से दुष्कर्म को अंजाम दिया। मोदी जी का वो संसदीय क्षेत्र है बीएचयू। मैं तो कहता हूं कि मोदी जी आज तक उस बीएचयू वाले मामले पर बोल नहीं पाए। उन तीनों पदाधिकारियों का क्या हुआ ये देश जानना चाहती है। पूरा काशी, पूरा बनारस इस बात पर वोट डालने जाएगा कि बनारस की बेटी के साथ आईटी सेल वालों ने कितना विभत्स घटना किया था। मैं आपको कह रहा हूं कि आज जनता, महिलाएं, सम्मानित बहनें, माताएं 8,500 रुपए प्रति महीने अपने बैंक खाते में और साल के 1 लाख रुपए के लिए वोट डालने जा रही है बूथ पर। अरशद रजा खान, आज जो बंगाल में हुआ वो उसमें क्या कहेंगे? बंगाल में मिदनापुर में टीएमसी के लोगों ने हमला किया बीजेपी पे, एक उस पर भी जवाब दे रहे हैं। मैं बंगाल पर भी आ रहा हूं, लेकिन केवल 30 सेकंड मेरी बातों को सुन लीजिए। माताएं बहनें आज 8,500 रुपए प्रति महीने और 1 लाख रुपए सालाना के लिए ईवीएम का बटन दबा रही है। दबा दो, क्योंकि राहुल गांधी जी जुलाई से भेजेंगे उनके खाते में 8,500 रुपए पर महीने खटाखट, और 4 जून को मोदी जी की विदाई हो जाएगी। और जनता कह रही है कि सपा चौट, बीजेपी सपा चौट, चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, कर्नाटक हो, न जाने कितने प्रदेश हैं जो मोदी जी को कह रहे हैं टाटा बाय बाय। अब झूठ का पुलिंदा नहीं चलेगा। हम पूरी देश की जनता ये समझ चुकी है कि दलितों के साथ कितना शोषण हुआ है, पिछड़ों के साथ कितना शोषण हुआ है, अति पिछड़ों के आरक्षण को किस प्रकार से डकारा गया है। और ये कह रहे थे ना आरक्षण की बात, वो आरएसएस संगठन है जो बीजेपी से पहले बनी थी, और जिस आरएसएस के बल पर बीजेपी आई, उस आरएसएस के लोगों ने सबसे पहले आरक्षण का विरोध किया था। ये देश की जनता जाने, इतिहास के पन्ने को पलटे। वो आरएसएस जो हिंदू महासभा जो मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाई। इतिहास में चलेगा आप? मैं बंगाल पूछ रहा हूँ, बंगाल में हिंसा हुई है उसके बारे में बता बंगाल में भी आ रहा हूँ मैं। अच्छा ये बताइए कि बंगाल में मोदी जी जानते हैं कि वहाँ जीतने वाले नहीं है। संविधान और लोकतंत्र को तार करके किस प्रकार से मोदी जी जाकर नफरती बयानबाजी कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि सारी हिंसा का जिम्मेदार इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। सारे हिंसा का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी है। वो जाकर के किस प्रकार से देश के कोने कोने में नफरती बोल को घर में पहुंचा रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लीजिए। देश में मुस्लिम, हिंदू, पारसी, जैन, बौद्ध सबके बीच में जो नफरती बोल के खाई पैदा कर रहे हैं, ये सब उसी का देना, और इसकी पूरे जिम्मेवार नरेंद्र मोदी जी हैं। उन पर चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए, उन पर, उनकी भाषण पर, उनकी बात पर मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। वो कैसी सरकारें थी जब इंदिरा गांधी जी पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेता था, कटघरे में खड़ा करता था, उसको लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है, आज तो न तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, न इलेक्शन कमीशन बोल रहा है, न ईडी सीबीआई बोल रहा है। टेम्पो में अडानी और अंबानी भर के जो पैसे दे रहे हैं, मोदी जी को कैसे पता है? ईडी सीबीआई इनकम टैक्स वाले मोदी जी के घर क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं पूछते हैं? उसका पता बताइए कि वो टेम्पो वाले का नंबर क्या है जब अडानी अंबानी उस टेम्पो से पैसे डालते हैं। ठीक है, जवाब दीजिए प्रशांत राठौर, जवाब दीजिए। जनता पार्टी के प्रवक्ता, ठीक है। और मैनिफेस्टो में कह रहे हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, सर अरे आप बता दो ना, आप बताओ कहाँ लिखा है। आप बात करते हो सबका, ठीक है, जवाब ले लीजिए अरशद जी, जवाब ले लीजिए। बात करते हो हिंदू मुसलमान की, जवाब ले लीजिए। प्रशांत राठौर, जवाब दीजिए। ये अरशद रजा जो भी प्रवचन दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, ये लोकतंत्र का भाषण दे रहे थे। 1975 में जब कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई है, वो लोकतंत्र का आपका जीता जागता स्वरूप था।
और बहुत सेकुलर आप हैं। दिल्ली की सड़कों पर 10,000 सिखों का नरसंहार, बीच में बकवास मत बकवास नहीं होना चाहिए। मैं आपको नहीं हो रहा था। दिल्ली की सड़कों पर 10,000 सिखों का नरसंहार करने वाले ये आप सेकुलर थे? मणिपुर जल रहा है, क्या कहेंगे? मणिपुर जल रहा है, क्या कहेंगे? सुनिए, अभी बकवास नहीं, सुनिए बात सुनिए। सुन लीजिए, जरा बात कर ले मुझसे। आइए, अभी ये ऑफ कैमरा बात कर रहे थे। आप 20 मिनट मत बोलिए, मेरा टर्म बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। सुन लीजिए, नहीं तो ठीक है, नहीं तो मुझे माइक बंद करना पड़ेगा। अरशद रजा सुन लीजिए, सड़क वाली बहस मत करिए। सुनिए, अभी ये बता रहे थे कि हमने कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा है, उसमें कहीं भी पर्सनल लॉ को इनकरेज करने की बात नहीं है। जरा अपना मैनिफेस्टो खोलिए और पेज नंबर 7 और 8 देखिए। कभी पढ़ा है आपने? आ गए बस बहस करने। खोलिए ना, खोलिए। आपका भी पढ़ा है और अपना भी पढ़ा है, उसमें कोई नहीं लिखा है। व्यक्तिगत नहीं प्रशांत जी, व्यक्तिगत नहीं, अपना बोलिए। और दूसरा में इन्होंने अपना मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें उस केंद्र सरकार की उस योजना जिसका उन्होंने उपहास किया, उन्होंने कहा कि ये गरीबों के साथ मजाक है, देश के लोगों के साथ का अपमान है कि 80 करोड़ लोगों को इन्होंने मुफ्त राशन दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ समाजवादी पार्टी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां बोलते हैं कि अगर इन्होंने 5 किलो दिया है तो हम 10 किलो देंगे। ये आपके मैनिफेस्टो में कहाँ था जो आपने अचानक बोल दिया? नवीन भाई एक सवाल करेंगे, तो बात नहीं बोली, कहाँ से आ गया? योजना की आप आलोचना कर रहे थे, कहाँ से आ गया? वो बाद में उन्होंने ऐड कर दिया जो है प्रशांत जी, बाद में वादा ऐड किया है। कुछ नहीं ऐड किया, उसके बाद उनको लगा कि इस योजना से उनको नुकसान है तो उन्होंने यही खड़गे जी 2010 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो एफसीआई के गोदाम में 1 करोड़ टन अनाज सड़ रहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस अनाज को आप सड़ा रहे हैं, इसको क्यों नहीं आप बांट देते हैं? तो मनमोहन सिंह जी ने क्या टिप्पणी की थी? उन्होंने कहा कि इस प्रकार की न्याय नीतियां बनाने और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में अगर न्यायपालिका आज तक नहीं कर सकता है, ये किसने कहा? किसने लागू किया? सुनिए, आप संविधान में अमेंडमेंट याद है आपको? किसने लागू किया ये बता दो। 20% पूरा संविधान बदल दिया था आपने, संविधान की आत्मा को बदल दिया। संविधान काम गिनाओ ना, आप सारे काम कांग्रेस के गिना रहे हो। खाद्य सुरक्षा अधिनियम कांग्रेस लाई, इसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री बताइए कि आपने क्या किया है? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सार्वजनिक सभा में कहते हैं बलात्कार को लेकर कि लड़के हैं, लड़कियों से गलतियां हो जाती हैं। इनके मुख्यमंत्री अपने मंत्री गायत्री प्रजापति को गैंग रेप से बचाने प्रशांत के मामले में प्रशांत जी हाईकोर्ट के निर्णय को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। प्रशांत जी, आप जो बातें कर रहे हैं 10 साल पुरानी बातें कर रहे हैं, उसके लिए जनता उनको सजा दे चुकी है। अब तो पिछले 10 साल में जो आपने काम किया है उस पर बात होगी ना। अब हमें गिराते रहिएगा पुरानी बात हो क्या? रोजगार की बात कर रहे हैं, ईपीएफओ का जो डेटा है आप उठा के देख लीजिए, उसमें 2004 से 2014 के बीच में 8 करोड़ रोजगार जनरेट हुए। ठीक है, 2014 से 24 के बीच में 19.20 सीआर सैलरीड रोजगार जनरेट हुआ, जो कि यूपीए सरकार से 135% अधिक था। समझ में आया? 30 सेकंड दे दीजिएगा मुझे जवाब देने के लिए, केवल 30 सेकंड। 2013 में महंगाई दर क्या थी? महंगाई दर थी 11%, आज कितनी है? 5%। बेरोजगारी दर 2013 में कितनी थी? 5%, आज 3% है। किस विषय में बात करेंगे? और ये योजनाएं पूछ रहे हैं क्या हमने क्या किया? हम गिना दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया, 50 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट खुलवाया, 14 करोड़ लोगों को जल से नल दिया, 10 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया, 14 करोड़ शौचालय बनवाए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम में 33% महिलाओं को हमने आरक्षण दिया। वही आरक्षण जिसका बिल उन्होंने यूपीए सरकार में समाजवादी पार्टी ने भी फाड़ा था और लालू यादव ने भी फाड़ा था। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से जवाब देना। ठीक है, बिजली ले गए हम। 7 IIT बनाए हमने, 7 एम्स बनाए, 7 IIM बनाए, 15 एम्स बनाए, 16 IIIT बनाए, 315 मेडिकल कॉलेज बनाए, 390 यूनिवर्सिटी बनाई। क्या किस चीज में? कृषि का बजट जो 27,000 करोड़ था 2013 में, हम 1,25,000 करोड़ तक ले गए। 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया, 11 लाख करोड़ की सब्सिडी देकर हमने किसानों को खाद दिया।
ठीक है किसान की सब बातें लिखी हुई है, ये लिखी हुई सब बातें हैं, ठीक है। 2004 में 2000 और मुझे समझ दीजिए, 2004 में जो अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था 11वीं अर्थव्यवस्था थी, 2013 तक वो 11वीं अर्थव्यवस्था थी, और आज 2014 इन 9 सालों में आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है हम। ठीक है, ये हमसे क्या तुलना चलिए ठीक है, ठीक है। डॉक्टर मत्स्य प्रभाकर, जो आंकड़े प्रशांत जी ने गिनाए हैं, आपको लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा नहीं आज की तारीख में? देखिए बहुत सारे हैं और सकते हैं, लेकिन आज देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा देश की संरक्षा और सुरक्षा का है। और संरक्षा और सुरक्षा के लिए जो प्रवृत्तियां देश में जिम्मेदार हैं, जिसके कारण देश का विभाजन हुआ, वर्तमान भाजपा का नेतृत्व जो है वह नहीं चाहता कि वह स्थितियां पुनः पैदा हो, जिसको विपक्ष पूरी तरह से परोसने की कोशिश कर रहा है, सजाने की कोशिश कर रहा है। और देश की जनता, देश का मतदाता इस बात को बखूबी समझता है। जो हो चुका मतदान, मुझे उस पर बहस नहीं करनी है और न बहस करने का कोई फायदा है। इसका रिजल्ट जो है वो अपने आप 4-5 जून को दिखाई पड़ जाएगा, अधिकतम 5 डॉक्टर मसेंद्र, आपने बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा तो है, जनता में परेशानी तो है, महंगाई बढ़ी हुई है, बीजेपी कभी मानती नहीं महंगाई बढ़ी है, ना मानती बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी बढ़ने के पीछे, महंगाई बढ़ने के पीछे देश की आबादी भी है, और देश की आबादी जिस गति से बढ़ रही है उस गति से आज नहीं, कभी अगर यही स्थितियां जारी रही तो देश में महंगाई और बेरोजगारी को नियंत्रित करने की कोई शक्ति स्थापित नहीं हो सकती। कोई भी ऐसी सत्ता, तो सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा ना, जो सरकार बन रही है। कभी नहीं होगा जो देश में महंगाई को और बेरोजगारी को कंट्रोल कर सके। देश की आबादी आज देख रहे हैं 86,000 बच्चे हर रोज देश में बढ़ रहे हैं, और ऐसी स्थिति में भाई साहब आप क्या उम्मीद करते हैं? देश में हर आदमी को आप रोजगार दे देंगे? हर आदमी को जो है आप, इस देश में क्या रहा शुरू से ये रहा है, जो गांव में आज व्याख्या की जाती वही कि नौकरी पहले होती थी, नौकरी का आशय होता था कि एक आदमी करता था और 9 लोग पूरे उस पर आश्रित हुआ करते थे। फिर चाकरी आई, चाकरी की स्थितियों में हुआ कि एक आदमी किया, और आज वेतन की स्थितियां हैं, और ये वेतन की स्थितियां जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने नहीं क्रिएट की। ये वेतन की स्थितियां आज के दशकों पहले पैदा कर दी गई, और देश में इसके लिए बहुत बड़ी स्थिति देश की वह स्थिति है जिसको आबादी के रूप में आप देखते हैं। आप देखिए, जिसके लिए बार बार प्रधानमंत्री को आरोपित किया जा रहा है, आज विपक्ष के लोग कह रहे हैं इस स्थिति को न्योता किसने दिया? आज के प्रधानमंत्री जो हैं वह मुद्दों को बखूबी समझते हैं और पहचानते हैं, और उनको उस अवसर का सही उपयोग करना आता है, और इसका वो देश की बात क्यों नहीं करते हैं अगर मुद्दे जानते हैं तो? के नतीजे भी उनको हासिल होंगे। मुझे सिर्फ इतना कहना है। ठीक है जितेंद्र वर्मा जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो है हालात हैं, आप लोग बार बार बोलते हैं हम 79 सीटें जीत रहे हैं, एक सीट हार रहे हैं, वो वाराणसी की है, और प्रियंका गांधी आज पहुंच गई डिम्पल जी के साथ वहां रोड शो करने, और बहुत भाषण दिया कि हम ये भी जीत रहे हैं। तो एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि हम वहां वो सीट हार रहे हैं, एक तरफ वहां दावा करते हैं कि हम जीत रहे हैं, तो ऐसे बाकी सीटों पर भी आपका दावा ऐसा झूठा साबित होगा फिर तो? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता लड़ रही है। देश में बेरोजगारी, महंगाई और जिस तरीके से किसानों के साथ छलावा हुआ है 10 साल में, नौजवानों के साथ 10 साल में जो छलावा हुआ है उसका ये विरोध है। और जो सपा सरकार रही है और जो पूर्व में कांग्रेस की सरकार रही है, उनके जो काम है, उनकी जो नीतियां हैं, उस पर वोट पड़ रहा है। केवल वही सीट हम लोग जो फाइट दे पा रहे हैं भाजपा के, क्योटो के अलावा ये हर जगह जनता इनको हराने जा रहे हैं। अभी हमारे बीजेपी के भाई बलात्कार और क्राइम की बात आरोप लगा रहे थे सपा पर। इनको याद दिला दूं, उन्नाव में इनके भाजपा के विधायक ने लड़की का रेप किया, अब बाप बेटी दोनों को मरवा दिया।
सांसद इनके बीजेपी के ब्रजभूषण शरण बिल्कुल देश झूठ की बोल महिला रहे हैं, पहलवानों के बिल्कुल साथ झूठ इन्होंने बात है। बलात्कार किया। प्रशांत जी मौका दूंगा भी ये आपको। लोग किसी भी नजर से महिला सम्मान की बात न करें। किस तरह मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। इन लोगों की सरकार में आतंकवादियों को पाकिस्तान सुरक्षित या भाजपा के लोग छोड़कर आए थे। ये लोग आज मुसलमानों हिंदुओं में फर्क क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग भगत सिंह और अस्फा उल्लाह खां की शहादत में भी फर्क करते थे, इसलिए आज ये फर्क कर रहे हैं। अभी ये सिखों वाला दंगा याद दिला रहे थे, इन्हें गुजरात का दंगा याद नहीं जो मोदी ने स्वयं करवाया था। सोचिए, तो वो हिंदुत्व कैसे हो सकता है? हिंदुत्व कभी भी क्राइम की इजाजत नहीं देता, हिंदुत्व कभी अपराध की इजाजत नहीं देता, नहीं इस्लाम इस बात की इजाजत देता है। हाँ, कभी कोई किसी समुदाय में लड़ाई होती है तो इस सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तक कहा था मोदी जी को राजधर्म निभाना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं निभाया। अब जब स्थिति ये आ गई कि इनकी तानाशाही देश के सामने आई और जनता इनसे जब विमुख हो गई, तो अब तो परिस्थिति खिलाफ हो ही गई। ये तो अयोध्या सीट हार रहे हैं, हमें बुक कर लीजिए 4 जून की डिबेट के लिए, अभी से अपॉइंट कर लीजिए। अयोध्या हार रही है और मेरठ में वो नकली राम भी चुनाव हार रहे हैं। 4 तारीख को तो मुंह नहीं दिखा पाएंगे आप। अभी कर रहे थे विकास में, ठीक है, एक बुलाएंगे आपको, मेट्रो बुलाएंगे। चली 7 साल में, अखिलेश जी ने चलाई। उत्तर प्रदेश में एक ही केवल इंटरनेशनल स्टेडियम है, अखिलेश जी क्या बनाया। लोक भवन हमारा बनाया, पुलिस मुख्यालय भवन हमारा बनाया, मेदांता हमारी सरकार का, जो बस अड्डा है नेशनल वो हमारी सरकार का, 1090 हमारा, 100 नंबर हमारा, 102 108 हमारा। पूरे प्रदेश के हर जिले में एक एक ट्रॉमा सेंटर, एक एक कृषि महाविद्यालय, एक एक जीजीआईसी इंटर कॉलेज, एक कृषि बाजार, ये सपा सरकार का एक एक कृषि महाविद्यालय। ये क्या दिए? कानून व्यवस्था बोलते हैं, कानून व्यवस्था सिवाय अपराध के। आज टीवी पर ही इन्होंने झूठ बोल दिया, बहुत महिला अच्छा। उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। हर दिन महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या जैसी घटनाएं, पति की मौजूदगी में पत्नी का बलात्कार। आप सोचिए, थाने में लड़की का बलात्कार, पिता शिकायत करने गया तो थाने के बाहर पिता की हत्या। किस दौर की बात कर रहे हैं आप? 60 पुलिस वालों की हत्या 7 साल में, 60 से ज्यादा वकीलों की हत्या 7 साल में, 60 से ज्यादा पत्रकारों की हत्या 7 साल में। 8 दिन में एक दिन में 8 पुलिस वालों की हत्या भाजपा सरकार का रिकॉर्ड बना है। ये किस मुंह से क्राइम कंट्रोल की बात करते हैं? ठीक है। अरे अपराध ही भाजपा है। मुख्यमंत्री पर कितने मुकदमे थे, वापस ले लिए। उप मुख्यमंत्री पर कितने मुकदमे थे, वापस ले लिए। पाक साफ हो गए, संत हो गए। अरे किस भाषा में आप संत हैं? अगर आप पर 360 और आप पर हरिजन एक्ट, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट, सही सरकारी संपत्ति को नुकसान करने का मुकदमा है। किसी सूरत में एनडीए को उत्तर प्रदेश और देश की जनता लाने नहीं जा रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने वाली है और पुलवामा हमले की भी जांच होगी। और जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का 12,000 करोड़ का घोटाला है, इसकी भी जांच होगी। क्योंकि मोदी जी ने एक नींव डाली है विपक्ष के नेताओं को, तो मोदी जी भी जान ले, यदि वो पुलवामा हमले में दोषी होंगे, अमित शाह दोषी होंगे, तो कानून और न्यायपालिका उनको माफ करने वाला नहीं है। ठीक है, माफ कर। प्रशांत जी जवाब दीजिए फटाफट, समय कम बचा है। नवीन भाई आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेते हैं ये, आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेते हैं ये। 2012 से लेकर 2016 तक प्रतिवर्ष 200 दंगे समाजवादी पार्टी करवाती है। 2013 में इनके नेता आजम खान मुजफ्फरनगर में दंगे करवा रहे थे और इनके मुख्यमंत्री सैफाई में नृत्य देख रहे थे, नाच देख रहे थे, और वहां 45 लोगों की जान गई। ये लॉ एंड ऑर्डर की टिप्पणी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन है और सख्त आदेश है कि अगर किसी ने माँ बहन बेटी को छेड़ा तो अगले चौराहे तक वो पहुंच नहीं पाएगा। इनके मुख्यमंत्री क्या कहते थे? इनके मुख्यमंत्री कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। इनके एक मंत्री बलात्कार, गैंग रेप में पकड़े जाते हैं और इनके सीबीआई जांच को रोकने के लिए इनके मुख्यमंत्री केंद्र सरकार तक सिफारिश करते हैं।
ये भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ से तुलना करेंगे? एक भी दंगा 7 साल में, एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा हुआ हो तो बताएं। 1100 हमले पुलिस पर, समाजवादी पार्टी सरकार में अब तक के इतिहास में 1100 हमले पुलिस पर हुए हैं। यहीं पर सीओ को बोनट पर बैठा के समाजवादी पार्टी के गुंडे इसी हजरतगंज चौराहे पे लखनऊ में टहलाते थे। पत्रकार की हत्या भूल गए आप, जो आपने आपके संचालन में हुई थी शाहजहांपुर में? कहाँ तुलना करेंगे आप? एक दिन बता दो कि 8 पुलिस वाले मारे गए सपा सरकार में। एक घटना, 8 पुलिस वाले मारे गए। अरे आपकी सरकार में एक दिन में 8 मारे गए। मैं एक घटना नहीं, मैं 1100 हमले हुए जिसमें से 125 से ज्यादा पुलिस वालों की जाने गई। आप पढ़िए, आपके नेता ने कहा था कि नहीं कहा था कि लड़के आए लड़कों को गलती हो जाती है? आप बताइए ना, आपके नेता ने कहा था कि नहीं कहा था? आपके नेता ने कहा था ना लड़के आए लड़कों से गलती हो जाती है? आपके नेता के खिलाफ जांच रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ना, आप उन्नाव की बात कर रहे थे, आज उन्नाव की बात कर रहे थे। कुलदीप सेंगर के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी। आज की तरह हम सुप्रीम कोर्ट मंत्री की जांच करें। ठीक है, ठीक है। अरशद रजा खान, अरशद जी, आप लोग ये मानते नहीं बार बार। ठीक है प्रशांत जी, ठीक है, आपकी बात आ गई है अरशद जी। ठीक है अरशद जी, प्रधानमंत्री जो बार बार हमला बोल रहे हैं वो कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पे बोल रहे हैं। जो कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम जातियों को जो है पिछड़ा बनाकर उनको आरक्षण का लाभ दिया गया। इनको मना करिए। प्रशांत जी आपकी बात आ गई है। प्रशांत जी आपकी बात आ गई। प्रशांत भाई सुनिए थोड़ा सा, आप सुनिए। अरशद रजा जी, मैं कह रहा हूँ कि कोलकाता हाईकोर्ट के जो डिसीजन है उस पर प्रधानमंत्री बोले हैं, उस पर आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। जी, कोलकाता हाई कोर्ट की टिप्पणी पर तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर बोलता है, उस पर जवाब दे रहा हूं भाई। सुनिए जवाब दीजिए ना। कैसे जज राज्यसभा भेजे जाते हैं ये भी हमने देखा है, कैसे जज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं ये भी हमने देखा है। अब ये क्या बात है, जज का सवाल उठा दिए। हाईकोर्ट के निर्णय का सम्मान है, आगे भी जो भी निर्णय है हमें राज्यसभा में इसका रिकॉर्ड जरा चेक कर लीजिए। जो राज्यसभा भेजे जाते हैं उसका रिकॉर्ड जरा चेक कर लीजिए कि कांग्रेस ने किसको किसको भेजा है। थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा आप धैर्य रखिए ना भैया, भाषण नहीं चलेगा टीवी पर आपका। और मैं ये कह रहे थे ना, ये गुंडागर्दी की बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, योगी जी ये बताएं कि टॉप लिस्टेड मोस्ट वांटेड इस उत्तर प्रदेश में कौन है, उसका लिस्ट जारी कर देंगे। ये बताइए कि आतंकवादियों ने मुकदमे समाजवादी पार्टी ने वापस लिए कि नहीं लिए, ये बताइए पहले। उत्तर प्रदेश, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में मोस्ट वांटेड। अरे प्रशांत जी सुन लीजिए, प्रशांत जी सुन लीजिए, प्रशांत जी बीच में बोलिए। प्रशांत जी बीच में बोलिए, सुन लीजिए। एक मिनट भैया, जरा सा बोलिए, इनको थोड़ा सा सुन लीजिए। प्रशांत जी सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में योगी जी बिल्कुल नहीं चलेगी, झूठी बात बिल्कुल नहीं। जवाब देने का मौका मिलेगा आपको। प्रशांत जी सुन लीजिए। अरे सुनिए तो, मौर्य अपने ऊपर मर्डर का केस वापस लेते हैं, किसे लिया है? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है या नहीं है केशव मौर्य? आप बात करो। राजनीतिक आंदोलन में जो फर्जी मुकदमे लगाओगे, राजनीतिक आंदोलन में जो फर्जी मुकदमे लगाओगे वो वापस लिए गए कानूनी तौर से। यही फर्जी मुकदमे आतंकवादियों से ब्लास्ट केस में जो इन्वॉल्व थे उन पर जो मुकदमे लगे थे किसने वापस लिए? समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो आतंकवादियों से मुकदमे वापस लिए, उस पर बोलो जरा, उस पर बोलिए ना। समाजवादी पार्टी ने जो आतंकवादियों पर सरकार बनने पर मुकदमे वापस लिए, उस पर बोलो ना। अरे सुनो ना भाई, सुन लीजिए प्रशांत जी, सुनिए, समय कम बचा। प्रशांत जी नाम बताओ, ये जीके का क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, जो पाकिस्तान चले गए, नाम बता दो। अरे इतनी हिम्मत चाहिए, बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी सुरक्षा के वो आदमी उतर गया। क्या बात कर रहे हैं? नवाज शरीफ से गलवैया मिलाने आपके किसी प्रधानमंत्री की क्षमता ही नहीं थी। तो पाकिस्तान कोई भी प्रधानमंत्री नहीं गया। यही बात करो कि आतंकवादियों से मुकदमे वापस लिए कि नहीं लिए, कोटा तुमने खत्म किया कि नहीं किया, ये बताओ ना। पाकिस्तान मत जाओ, यही रहो। पाकिस्तान में तुम्हारे आका रहते हैं, मुझे पता है।
हमें पता है कि तुम कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा समर्थन वहाँ पाकिस्तान में है, लेकिन हिंदुस्तान में रह के बात करो ना। अरे पठान हिंदुस्तान में रह के बात कर रहे हैं। हाँ बात करो ना, हिंदुस्तान में ही बात करो। आपके काका वहां रहते हैं, ये तो पता है भारतीय जनता पार्टी को। आपका नेता पाकिस्तान क्यों जाता है, इसका जवाब दे दीजिए। और पठानकोट में आतंकियों को किसने छोड़ा था, ये बता दीजिए। ये बताओ कि आतंकवादियों से मुकदमे वापस किसने लिए? ये ठीक है, बताओ। समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है। किसने खत्म किया? आतंकवादियों के खिलाफ जो एनडीए सरकार ने कोटा कानून बनाया था, यूपीए ने क्यों खत्म किया बताओ ना। सेकंड दे दीजिए, इनकी कल ही खोल दूंगा मैं। बताओ। केवल 30 सेकंड इंटरप्रेट दे दीजिए। ठीक है, सुन लीजिए प्रशांत जी, कोई इनके प्रशांत पास जी सुन जवाब लीजिए, नहीं है। 32 सेकंड सुन लीजिए। ये आतंकवाद परस्त कांग्रेस की सरकार है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जो बनारस से लेकर लखनऊ तक जो ब्लास्ट चलिए, सुनने को तैयार नहीं है, समय खत्म हो चुका है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधानी में आज इतना ही। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।